गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस का सेकंड प्री बोर्ड मैंने आपको यूट्यूब पर अपलोड किया था। जो प्री बोर्ड आपके सामने दिख रहा है ये सेकंड प्री बोर्ड है। फर्स्ट प्री बोर्ड का हालांकि मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं करवाया था। 60 नंबर का ये प्री बोर्ड बनाया गया है और 2 घंटे का इसका मैंने समय निर्धारित किया है। ठीक है, यह है अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, उसके अपने 6वें 7वें और 8वें पार्ट के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मोस्ट क्वेश्चनों पर आधारित यह प्री बोर्ड है जिसका सॉल्यूशन अपने कर रहे थे। पिछला जो वीडियो था भैया इसमें अपने स्टार्टिंग के 10 जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन अपने कर चुके हैं। आज अपने 10 से आगे के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन अपने इस क्लास में करने जा रहे हैं। अतः आपके जो भी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में आपके अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसका आंसर प्राप्त कर सकते हो और इन क्वेश्चनों को आप परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हुए इनको ज़रूर से याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर अपना 11वां, 10 तक अपने हो चुके थे। 11वां क्वेश्चन है भैया जैविक हथियार संधि, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं BWC। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन पर टिप्पणी लिखिए। मतलब इसमें आपको बताना है कि यह संधि कब हुई थी, किस प्रकार से क्या था। तो देखो भैया, सबसे पहली बात तो जैविक हथियार संधि जो है वो कब हुई थी, अपने 1972 में हुई थी, फर्स्ट बात। ठीक है, और इस संधि पर अपने कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 155 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसका पूरा नाम जो है वो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना भैया, ये तो है अपने BWC। ठीक है, एक संधि और आती है अपने CWC, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसका पूरा नाम है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, अर्थात रासायनिक हथियार संधि। इसके ऊपर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 1992 में, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 181 देशों ने भाग लिया था। इसलिए थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 12, 1991 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज में क्या बदलाव आए। 1991 के बाद, तो भैया अपने इसका आंसर दे सकते हैं कि 1991 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज में निम्न बदलाव आए। पहला पॉइंट बना के आप लिख सकते हो कि 1991 में भैया अपने जो सोवियत संघ था, ठीक है, USSR, उसका क्या हो गया था, विघटन हो गया था, और उसके साथ ही शीत युद्ध की भी क्या हो गई थी, समाप्ति हुई गई थी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था रूस, उसके और अमेरिका के मध्य सहयोगात्मक संबंध कायम हुए। तीसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि चीन जो है वो विश्व में एक महाशक्ति बनकर उभरा। इसके अलावा चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि अपने 1991 के बाद UNO में कई देश शामिल हुए। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से वृद्धि हुई या बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार से अपने 12वें का आंसर कर सकते हैं। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए सुझाए गए मानदंड बताइए। तो इसका आंसर अपने को लिखना है कि सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्न मानदंड सुझाए गए हैं। नंबर 1 कि वह देश जो है वो एक विशाल आबादी वाला देश होना चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि वह UNO में निरंतर बजट देने वाला होना चाहिए। तीसरा अपने लिख सकते हैं कि वह देश एक आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। चौथा अपने कह सकते हैं कि वह देश जो है वो UNO की मीटिंग्स में या गतिविधियों में भाग लेने वाला देश होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी ध्यान देना, ये जो 13वां क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बना के पूछते हैं। हालांकि मैं प्री बोर्ड में देना भूल गया था आपको। हालांकि मेरा ये मोस्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि भारत को क्या सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों। तो यही आंसर उसका हो जाएगा भैया कि भारत जो है वो जनसंख्या दृष्टि से बड़ा देश है, बजट में योगदान देता है, आर्थिक शक्ति भी है, हर मीटिंग में भाग लेता है। ठीक है, 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, वीटो पावर क्या है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किस देश ने किया है। तो भैया वीटो पावर का मतलब होता है, सीधा सा मतलब होता है मैं मना करता हूँ। ठीक है, अब मतलब जो स्थायी सदस्य देश है उन 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी सदस्य देश अगर किसी प्रस्ताव के ऊपर इनकार कर दे या मना कर दे तो वह प्रस्ताव लागू नहीं होता है। इसे ही वीटो पावर या विशेषाधिकार या निषेधाधिकार के नाम से जानते हैं। और इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है भैया वो अपने किसने किया था, सोवियत संघ ने किया था, लगभग 135 बार के आसपास। ठीक है, और सबसे कम प्रयोग शायद चीन ने किया है।
15वां क्वेश्चन है भैया परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भैया परंपरागत सुरक्षा तो कौन सी हो गई, मतलब जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मेन होती है, वो तो परंपरागत हो गई। जैसे कोई सैन्य खतरा है, सैन्य खतरे को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे कोई युद्ध हो गया तो वो तो परंपरागत हो गई। अपरंपरागत में मतलब अपने राष्ट्र है, राज्य है, समुदाय है, इनके साथ साथ में संपूर्ण मानवता की सुरक्षा, वो कौन सी हो गई, अपरंपरागत। अपरंपरागत के उदाहरणों की बात करें तो भैया अपने आतंकवाद है, एड्स है, बर्ड फ्लू है, कोरोना है, या और भी कोई महामारी है, वो किसके उदाहरण हो जाएंगे, अपरंपरागत के। क्वेश्चन नंबर 16 है भैया संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए हाल ही में मतलब 2015 में क्या कदम उठाए गए थे। अब पहली बात तो ये देखो 2015 किस लिए फेमस है भैया, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और 2015 में इसकी स्थापना के कितने साल हो गए, 70 साल कंप्लीट हो गए। तो भैया 70 साल कंप्लीट होने पर देखो कुछ कदम उठाए गए थे। जैसे पहला कदम तो था कि शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए, दूसरा कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति बनी, तीसरा अपने कह सकते हैं कि 2015 में जो 70वीं वर्षगांठ थी उस पर मानवाधिकारों की दिशा में सुधार करने पर बल दिया गया, चौथा अपने कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक कोष के गठन का निर्णय किया गया। इस प्रकार से 5-7 पॉइंट अपने इसके कर सकते हैं। अब खंड 6 स्टार्ट हो रहा है भैया, जिसके आंसर आपको 100 से 150 शब्दों के मध्य देना है। इसमें भैया पहला जो 17वां क्वेश्चन है, 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। विश्व में खाद्यान्न की कमी के कारण बताइए। तो खाद्यान्न की कमी क्या कारण है भैया, जैसे मान लो पहला तो है अपने कृषि योग्य भूमि का न बढ़ना या धीरे धीरे कम होना, दूसरा अपने कह सकते हैं कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, जल प्रदूषण, चारागाह में धीरे धीरे कमी होना या समाप्ति होना। तो ये 4-5 पॉइंट आप कर सकते हो। 18वां भैया वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। तो 2 कारण अपने दे सकते हैं कि भैया कि वर्तमान विश्व की उपजाऊ भूमि के एक बड़े भाग की उर्वरता जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से खाद्यान्न में निरंतर कमी आ रही है। दूसरी पॉइंट अपने कह सकते हैं कि ओजोन गैस की मात्रा है उससे भी लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। इससे पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक प्रकार से खतरा कायम हो रहा है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन भैया अपने 2016 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जा चुका है, और 18वां जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जा चुका है 2013 में, ध्यान रखना। तो ओजोन परत में छेद होने से क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, ओजोन परत में छेद होने से अपने देखो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचेगी, जिससे एक प्रकार से खतरनाक और जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होगी। इसके अलावा अपने वैश्विक तापवृद्धि बढ़ेगी या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का एक प्रकार से क्या होगा, नुकसान होगा। इस प्रकार से 3-4 पॉइंट में आप इसका आंसर दे सकते हो। 20वां है भैया पर्यावरण आंदोलन क्या है। ठीक है, आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयं सेवक के रूप में किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे। पर्यावरण आंदोलन क्या है, आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयं सेवक के रूप में किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे। तो भैया पर्यावरण आंदोलन क्या हो गया, इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि अपने पर्यावरण की हानि या पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर जो आंदोलन किया जाता है ना, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, ठीक है, तो जो आंदोलन किया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण के सामने जो समस्याएं आ रही है उनसे निपटने के लिए जो आंदोलन किया जाता है वह कहलाता है भैया पर्यावरण आंदोलन। पहली बात। अब आगे क्वेश्चन पूछा है आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयं सेवक के रूप में किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे। तो भैया अपने एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना जागृत करेंगे, सामाजिक जन चेतना का माहौल कायम करेंगे, वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, अपने खनिजों के एक प्रकार से खनन पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी, अपने जो पर्यावरण में जो भी संसाधन है उन संसाधनों की हमारे द्वारा रक्षा की जाएगी। इस प्रकार से 5-7 पॉइंट आप इसका कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 21, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इससे विश्व को होने वाले लाभ की व्याख्या कीजिए। तो भैया क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, देखो 1997 की बात है भैया, जापान का एक शहर है जिसका नाम है क्योटो। ठीक है, यहाँ पर एक समझौता हुआ था
और ये समझौता किस लिए हुआ था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इस सम्मेलन में भैया जो विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो है वो कम होने के कारण उनको थोड़ी सी छूट दी गई। जैसे अपने भारत और चीन, इनको एक प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से क्या रखा गया था? अलग रखा गया था। समझ रहे हो? बाद में भारत ने 2002 में क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अब यहाँ पर इससे पूछा है कि इससे होने वाले लाभ की व्याख्या कीजिए। तो लाभ में एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि इससे एक वैश्विक तापवृद्धि जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि औद्योगिक देश अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे तो वैश्विक तापवृद्धि कम होगी, और वैश्विक तापवृद्धि कम होगी तो भैया अपने पृथ्वी पर जीवन जो है वो बढ़ेगा। एक प्रकार से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो मानव स्वास्थ्य है उसको भी अपने क्या होगा? एक प्रकार से फ़ायदा होगा। इस प्रकार से अपना इसका आंसर कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक अथवा भी दिया हुआ है भैया, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ कि शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है? ये अपने जो 7वां चैप्टर है भैया, यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। और ये क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का मतलब अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो शक्ति संतुलन क्या है? मान लो भैया कोई आपातकालीन कंडीशन हो गई, ठीक है, युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तब अपने क्या करते हैं? शत्रु से टक्कर लेने से पहले ही अपने क्या करते हैं? अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करके उन देशों को अपने पक्ष में बना लेते हैं, जिससे कि सामने वाला पक्ष जो है वो अपने ऊपर क्या ना कर सके? आक्रमण ना कर सके। इसी को कहते हैं भैया शक्ति संतुलन। मतलब सामने वाले के बराबर में अपनी शक्ति को बना लेना, ताकि सामने वाला डर जाए या घबराकर अपने ऊपर आक्रमण ना कर सके। अब बात आती है कि सर इसको कैसे बनाए रख सकता है? शक्ति संतुलन को बनाए रखने के उपाय क्या है? तो उपाय में भैया पहला उपाय तो अपने गठबंधन बना लो, जैसे अपने शीत युद्ध के दौरान बने थे, नाटो, वार्सा पैक्ट। दूसरा है शस्त्रीकरण की प्रक्रिया कर लो, या शस्त्रीकरण ना कर सकते हो तो निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया अपना लो, ठीक है। हालांकि मेरा डिटेल से आपको लिखाया हुआ है, सारे नोट्स में आपको अच्छी तरह से लिखाए हुए हैं। यहाँ पर अपने सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है भैया, मूलवासी किसे कहते हैं? इनकी प्रमुख मांगे बताइए। भैया मूलवासी जो है वो अपने अंतिम जो चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इस चैप्टर से यह क्वेश्चन दिया गया है। देखो अपने जो यूएनओ है भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूलवासी को परिभाषित करते हुए कहा कि ये ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी मौजूद देश में लंबी समय से रहते चले आ रहे हैं। मतलब जिनके बाप दादा यहाँ पर रहते आ रहे हैं, फिर वो रहते आ रहे हैं, फिर उनके पिता पुत्र वगैरह रहते आ रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? मूलवासी कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आता है कई बार कि भारत में मूलवासी किन्हें कहते हैं? तो भैया ध्यान रखना, भारत में जो जनजातियाँ और आदिवासी लोग होते हैं ना, उनको मूलवासी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे पूछा इनकी प्रमुख मांग, तो प्रमुख मांग ये है कि मूलवासियों ने कहा कि हमें विश्व में बराबरी का दर्जा दिया जाए, मूलवासियों को अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय के रूप में जाना जाए, मूलवासियों के आर्थिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन नहीं किया जाए, मूलवासियों को देश के विकास का लाभ मिलना चाहिए, मूलवासियों को सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका बराबर फ़ायदा मिलना चाहिए, मूलवासियों के साथ जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। ये इनकी क्या है? प्रमुख मांगे हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है भैया अपने साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? साझी और अलग अलग जिम्मेदारियां भैया देखो, अपने आपको 7वें चैप्टर में पढ़ाया था कि भैया जो विकसित देश है और विकासशील देश है, विकसित देश जो है उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जबकि विकासशील देश है उन्होंने कम नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वो तो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो भैया ये जो पर्यावरण है वो साझी संपदा ही है, तो जिन्होंने जितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वो उतनी ज़्यादा क्या करेगा? भरपाई वगैरह करेगा, और जिन्होंने कम नुकसान पहुँचाया है वो उतनी ही कम भरपाई करेगा। यही है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से सिद्धांत, ठीक है। यह आपको हालांकि मेरा पहले भी अच्छी तरह से बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया यहाँ पर एक ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन है। अब कई स्टूडेंट कह रहे हैं गुरुजी ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? ऐसा क्वेश्चन देखो 1-2 बार आया है, कोई भी आपको 3-4 टिप्पणी दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कोई भी 3-4 बिंदु दे दे, कहते टिप्पणी लिखो।
या आपको सीधा दे दे कि एनपीटी क्या है, क्वेश्चन दे दे मान लो, या आपको दे दे कि विश्व बैंक के बारे में आप क्या जानते हो, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, तो देखो पहली टिप्पणी है अपने एनपीटी, पहली टिप्पणी है अपने एनपीटी। तो एनपीटी क्या है भैया, एक संधि है, आपको सबको पता है, परमाणु अप्रसार संधि है। यह 1968 में हुई थी और इस संधि में यह कहा गया था कि 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिए वो तो ठीक है, आगामी समय में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इस प्रकार यह एक प्रकार से परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए संधि हुई थी। हालांकि कई देश जैसे अपने भारत है, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्यों? क्योंकि भैया भारत ने तो 1968 तक परमाणु परीक्षण किया ही नहीं था। भारत ने तो परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला 1974 में किया था, दूसरा 1998 में किया था, पहला इंदिरा के समय, दूसरा अटल जी के समय। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है? एनपीटी। दूसरा है भैया सैन्य गठबंधन। सैन्य गठबंधन में आपको नाटो और वार्सा पैक्ट का उल्लेख करना है। तीसरा है भैया आम सभा या महासभा। आम सभा या महासभा क्या है भैया? आप सबको पता है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है और सबसे बड़ा अंग है। इसे विश्व की संसद भी कहते हैं और इसमें 193 सदस्य देश है। इसके अलावा 193वां सदस्य देश जो है वो 2011 में दक्षिणी सूडान बना था और इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों का मत जो है वो भी क्या होता है? एक समान होता है। इस प्रकार से आपको इसका उल्लेख करना है। नंबर 4 है भैया विश्व बैंक। विश्व बैंक, भैया विश्व बैंक क्या है? देखो, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों को साथ में समझ लो भैया, क्योंकि दोनों की स्थापना साथ में हुई थी। ठीक है, देखो क्या है भैया, 1944 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते का नाम है ब्रेटन वुड्स समझौता। इस समझौते के बाद में 2 संगठनों की स्थापना हुई थी, एक तो विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दोनों की स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, दोनों का ही जो मुख्यालय है वो अमेरिका के वाशिंगटन में है। ठीक है, अब विश्व बैंक है, विश्व बैंक तो क्या करता है भैया, जो सदस्य देश होते हैं उन सदस्य देशों को ऋण देने का कार्य करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको अपने IMF भी कहते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह भैया अपने एक प्रकार से जो वित्त व्यवस्था होती है उस वित्त व्यवस्था की देखरेख का कार्य करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2016 तक इसके जो सदस्य देश थे उनकी संख्या थी भैया 189। क्लियर है। अब अपने ह्यूमन राइट्स वॉच, एक तो है भैया एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक है ह्यूमन राइट्स वॉच, दोनों मानवाधिकारों के लिए कार्य करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो अमेरिका का एक मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा संगठन है, एक स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है और सभी मीडिया का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। बस ये इतना आपको करना है। तो ये अपने भैया सेकंड जो प्री बोर्ड है ये इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। अब अपने जो थर्ड प्री बोर्ड होगा वो होगा अपनी सेकंड बुक का। सेकंड बुक में अपने 6 पार्ट है। स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट है भैया उनका प्री बोर्ड जल्दी ही मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा, फिर उसके जस्ट अगले दिन उसका आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।